हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल चॉइस एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ही वीडियो में पूरा का पूरा जंतु हार्मोन खत्म करने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चाहे आप बोर्ड का एग्जाम दीजिए या कोई कम्पिटेटिव लेवल का एग्जाम दीजिए, तो उन सभी क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं। फुल डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही मजे से पढ़ेंगे और एक्चुअल में समझेंगे कि हार्मोन होता क्या है। एक वर्ड हार्मोन केमिकल होता है, बस केमिकल लोचा होता है, इतना ही ना जानते हैं। इसमें हमको सब कुछ सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। अपना ये पार्ट 3 है ना, ये पार्ट 3 है, तीसरा पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। इसमें हम लोग हार्मोन पढ़ेंगे और हार्मोन निकलने वाले ग्रंथि यानी अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। जो देखिए 1 2 3 4 5 मेन ये 5 है और यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पर 2 होता है। तो उन सब चीज़ों को हम लोग बारी बारी से देखने वाले हैं। तो स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट करते हैं। हार्मोन के बारे में थोड़ा सा याद रखें, ऑब्जेक्टिव पूछा था। स्टार्लिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही हार्मोन को सबसे पहले हार्मोन वर्ड का यूज़ किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। हार्मोन है क्या, तो याद रखिएगा हार्मोन हमारे बॉडी से निकलने वाला एक केमिकल है, ठीक है ना, रासायनिक पदार्थ है जो बहुत थोड़ा सा अमाउंट में निकलता है और खून में मिलता है। खून से अपने बॉडी के हर जगह पर पहुंचता है जहां पे उसको जरूरी होता है पहुंचना, और उस अंग को आ करके ऑर्डर देता है कि भैया तुम ये काम करो। उस अंग को प्रेरित करता है कार्य करने के लिए। सर ऑर्डर तो ब्रेन देता था? नहीं, ब्रेन बस हम लोगों का कॉम्बिनेशन बनाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ हाथ ऐसे ऐसे हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन ब्रेन बना रहा है, लेकिन हाथ का उठना बाकी अभी देखेंगे क्या क्या काम होता है हार्मोन का। ये हर काम को हार्मोन करेगा। यानी हार्मोन बहुत ही कम अमाउंट में निकलता है और यह एक केमिकल है। निकलता कहाँ से, तो अंतःस्रावी ग्रंथि से। हम लोगों के शरीर में 2 ग्रंथियाँ होती है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि जिसको कहते हैं जिससे हार्मोन निकलता है, एक नॉर्मली ग्रंथि जिसको बहिर्स्रावी ग्रंथि भी कह सकते हैं या उसको ग्रंथि कहता है। जैसे यकृत आपका एक ग्रंथि है, जबकि आपका बाकी जितना भी हम लोग थायराइड पढ़ेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे, अंडाशय, अग्नाशय का लैंगरहैंस द्वीपिका, अंडाशय, जनन के लिए वृषण, ये सब ग्रंथियां हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। सर दोनों में अंतर क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि में ना नस नहीं होता, यानी कोई प्रकार का नलिका नहीं होता है। सोचिए कि मांस का एक टुकड़ा अंदर में रखा हुआ है, बस किसी प्रकार से वो कनेक्शन नहीं रहता है कहीं पे। उससे केमिकल बह के निकलता है, वो केमिकल हमारे ब्लड में मिलता है और ब्लड से पूरे शरीर में घूमता है, ठीक है ना। तो बस यही मैंने लिख रखा है, ऐसा रासायनिक पदार्थ जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं यानी निकलते हैं और शरीर के विभिन्न अंग तक रक्त के माध्यम से पहुंचकर अंगों को प्रेरित करते हैं कार्य करने के लिए। कितना आसान सा था। क्या है हार्मोन? तो हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है जो अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है और हमारे रक्त में मिल के शरीर के विभिन्न अंग तक जाके अंग को प्रेरित करते हैं, भैया तुम ये काम करो, ठीक है। अब अंतःस्रावी ग्रंथि किसको कहते हैं? ऐसा ग्रंथि जो हार्मोन का स्राव करता है ना। यह नलिका विहीन होती है, जैसा मैंने बताया नलिका इसमें नहीं होता है, एक भी नस नहीं होता है, जो विभिन्न प्रकार के हार्मोन का स्राव करती है, ठीक है ना। अब अंतःस्रावी ग्रंथि से ही हमको पूरा पढ़ते चलना है आगे, क्योंकि हार्मोन तो बहुत सारे टाइप का होता है। कौन हार्मोन कौन सी ग्रंथियां निकालती है वो देखना है। तो उदाहरण के लिए हमारा ग्रंथि जो है, सबसे पहला पिट्यूटरी ग्रंथि जिसको पीयूष ग्रंथि के भी नाम से जाना जाता है ना, पीयूष ग्रंथि के भी नाम से जाना जाता है या मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है अभी समझेंगे उस चीज़ को। दूसरा है थायराइड ग्रंथि, ठीक है ना। अब पिक्चर भी देखेंगे कहाँ कौन पाया जाता है। तीसरा होता है पाराथायराइड, चौथा एड्रीनल है, फिर लैंगरहैंस की द्वीपिका, जनन में महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए अंडाशय होता है, ओवरी होता है, और मेल के लिए वृषण होता है यानी टेस्टिस होता है। इन हर चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से यानी पीयूष ग्रंथि से। क्या होता है पिट्यूटरी ग्लैंड? याद रखिएगा आपके ब्रेन का, ये देखिए आपका ये ब्रेन, ये पीला सा छुटकू सा दिख रहा है ना, यही पीयूष ग्रंथि है। मैंने बताया भी था ब्रेन वाले पिक्चर, ब्रेन वाला यदि यहाँ पे मैं, हाँ यहाँ पे है PDF, तो यहाँ पे जब मैं बता रहा था तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक ये चीज़ लटका हुआ देख रहे हैं ना, यही पिट्यूटरी ग्लैंड है, यानी ब्रेन के जस्ट बीच में ये पाया जाता है। चलिए यहाँ पे या इसमें देखना चाहिए तो ये पूरा का पूरा ब्रेन है, यहाँ पे ये छोटा सा पिट्यूटरी ग्लैंड है यानी पीयूष ग्रंथि है, ठीक है ना। तो पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि या इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है, जैसा भी मैंने पीछे दिखाया। ये स्पाइनल कॉर्ड के ही लास्ट में स्पाइनल कॉर्ड के आधार में जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। यह सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, मतलब हमारे शरीर में बाकी जितनी भी ग्रंथियां हैं ये पीयूष ग्रंथि से ही ऑर्डर लेती है, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जाना जाता है। आसान सा था। अब चलिए इसका मेन 2 पार्ट होता है,
एक फ्रंट वाला एक बैक वाला। फ्रंट वाले लोब को कहा जाता है अग्रपिंडक। जैसे देखिए एक बॉल होता है ना, एक आगे का हिस्सा एक पीछे का हिस्सा, एक फ्रंट का लोब होगा एक बैक का लोब होगा। ये जो फ्रंट का लोब होगा ना उसको हम लोग कहेंगे अग्रपिंडक, आगे वाला। यह जो है ना ये वृद्धि हार्मोन का स्राव करता है। अब वृद्धि हार्मोन क्या होता है? ऐसा हार्मोन जो आपके हड्डियों को मुख्य रूप से बढ़ाने का कार्य करता है। आपका हड्डी नहीं बढ़ेगा यदि ये हार्मोन कम निकलेगा, और हड्डी नहीं बढ़ेगा दिक्कत हो जाएगा। अब इस हार्मोन की वजह से दो प्रॉब्लम होगा। एक तो ये जो हार्मोन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगे, हड्डी बहुत ज़्यादा लंबा होने लगेगा तेज़ी से, हम लोगों के शरीर का विकास बहुत तेज़ी से होने लगेगा। एग्जाम्पल के लिए खली, उसको एक बीमारी हो गया जिसको जाइगोटिज्म कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जब यदि आपका ये हार्मोन वृद्धि हार्मोन कम पड़ जाएगा तो आपको दिक्कत होगा, आप बौना हो जाइएगा। इसीलिए ये जो है अग्रपिंडक ये दो प्रकार का ये हार्मोन का स्राव करती है। जो हार्मोन क्या करेगा? वृद्धि हार्मोन का स्राव करता है, जो क्या करेगा? शरीर के वृद्धि में सहायक होगा। ये दो प्रकार का हार्मोन का स्राव करेगा। पहला अधिकता के कारण, यदि स्राव बहुत ज़्यादा हार्मोन निकलने लगे तो जाइगोटिज्म नाम का एक बीमारी हो जाता है, जिसको बृहदता का बीमारी कहा जाता है। बृहदता, बृहदता मतलब शरीर का लगातार बढ़ते चला जाना। जैसे आपने खली को देखा होगा, खली को एक बीमारी है ये वाला बीमारी, जिसकी वजह से उसका शरीर काफ़ी बड़ा हो गया है। ऐसा नहीं है खली के घर में सबको ऐसा ही होगा। खली की वाइफ देखिए बहुत छोटी सी बेचारी है ना, आपने देखा भी होगा उनके सामने। अगला, यदि कमी हो जाएगा तो बौनापन आ जाएगा, है ना। बौना सा देखते होंगे कार्टून फिल्म वगैरह में, बौना आदमी, उसके बॉडी में ये वृद्धि हार्मोन का कमी हो गया है। तो आपको पूछा जाएगा वृद्धि हार्मोन का स्राव पिट्यूटरी ग्लैंड के किस भाग से होता है? तो अग्रपिंडक से, ठीक है। अब पश्चपिंडक क्या करता है? पश्चपिंडक यानी पीछे वाला, ये जनन हार्मोन को प्रभावित करता है। जनन हार्मोन यानी रिप्रोडक्शन, जैसे संतान जिसमें उत्पन्न होता है, बच्चा जिसमें पैदा होता है, उस हार्मोन को ये एक्टिव करता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इससे कौन कौन सा हार्मोन निकलता है। इससे बहुत सारा हार्मोन निकलता है पीयूष ग्रंथि से। मैंने जस्ट बताया पीयूष ग्रंथि ना सभी हार्मोन को कंट्रोल करेगा, हार्मोन को कंट्रोल कर सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करेगा। उसके लिए अलग अलग प्रकार का हार्मोन निकालना पड़ता है। इसमें मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख के रखा है, आपके बुक में नहीं दिया हुआ, बड़े बड़े बुक में देखिएगा तो मिलता है ये सब चीज़। तो देखिए इसमें पहला है हमारा STH हार्मोन, है ना। STH हार्मोन ये क्या करता है? हड्डियों की लंबाई को, हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है कि हड्डी कितना बढ़ना है, कितना पे रुकना है या बढ़ते चला जाना है, ठीक है। इसी के वजह से बृहदता या जाइगोटिज्म या बौनापन का बीमारी होता है। अगला होता है GTH, ये होता है जनन पर नियंत्रित करने वाला हार्मोन। ये अग्रपिंडक वाला हार्मोन है, ये पश्चपिंडक वाला हार्मोन है। तीसरा होता है TSH यानी थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करने वाला हार्मोन। थायराइड ग्रंथि हमारे गला में पाया जाता है, अभी समझाते, बहुत इंपॉर्टेंट सा थायराइड ग्लैंड है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। चौथा होता है LTH हार्मोन, ये दुग्ध उत्पादन में सहायक होता है। आप जानते होंगे कि हमारे जितने फीमेल्स होते हैं मेमेलिया में वो दूध देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप बकरी देख लीजिए, गाय देख लीजिए, इंसानों में फीमेल्स अपने बच्चों के लिए दूध देती है। तो उस दूध को प्रेरित करने के लिए, दूध को निकालने के लिए एक हार्मोन निकलता है, जिस हार्मोन को हम लोग LTH हार्मोन कहते हैं, ठीक है ना। अगला एक होता है SH या FSH, LH और FSH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है फीमेल बॉडी में। महिलाओं में देखिए, आप देखे होंगे मुर्गी सब में देखे ना, अंडा होता है, अंडे से बच्चा निकलता है, जितना भी एवीज होता है, चिड़िया वगैरह होता है। इंसानों में भी पहले छोटा सा अंडा निकलता है फीमेल बॉडी से, उस अंडे में मेल बॉडी का यानी नर का शुक्राणु जाता है, उससे एक बच्चे का निर्माण होता है। ये जो अंडा निकलता है फीमेल बॉडी में, वो अंडोत्सर्ग में सहायक, अंडा को निकलने में सहायक LH और FSH हार्मोन काम करता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछता है, ठीक है। अगला, बॉडी में जल का संतुलन करना है, ADH हार्मोन काम में आता है, ठीक है ना, एड्रिनल हार्मोन के टाइप का है ये। अगला एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ठीक है ना, ये आर्टिफिशियली भी हम लोग बनाते हैं। आप लोग देखे होंगे गांव समाज में जब गाय भैंस वगैरह दूध नहीं देती है, उसको एक सुई दिया जाता है। ये इनलीगल है, इसलिए अब बहुत कम हो गया, जब कोई रखता है तो वो अपराध है, ठीक है ना। एक सुई दे के दूध निकाला जाता होगा, जल्दी दूध आ जाता है। एक्चुअल में वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही देता है, ये दूध के स्राव को तेज कर देता है, यानी बहुत तेज़ी से दूध देने लगेगा, ठीक है ना। इसके वजह से क्या हो जाता है, इसके वजह से गाय जो है ना धीरे धीरे बीमार पड़ जाती है, उसका दूध खाने से आपको बीमारी भी हो सकता है, इसीलिए सुई वाला दूध कभी मत खाया करिए, ठीक है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम होता है। अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, जब डिलीवरी हो रहा होता है, बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आ रहा होता है, उस समय ये बहुत हेल्प करता है, ठीक है ना। गर्भाशय की दीवार को संकुचित करना या फूलना, अभी समझेंगे गर्भाशय का दीवार क्या होता है, उसको संकुचित करना, फूलना, उसमें ये बहुत अहम भूमिका निभाता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। संकुचित करने में ये बहुत मदद देता है,
तो ये था आपका पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन। पीयूष ग्रंथि क्या है? पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर का मास्टर ग्रंथि है, जो हमारे ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड के आधार से जुड़ा होता है। यह ग्रंथि अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जाना जाता है। इससे इसके मुख्य दो भाग होते हैं, अग्रपिंडक, पश्चपिंडक। अग्रपिंडक से वृद्धि हार्मोन निकलता है, जबकि पश्चपिंडक जनन क्रियाओं को संतुलित करते हैं। ठीक है, इससे निकलने वाले अन्य हार्मोन नाम याद है तो ठीक है, नहीं तो आप एक इम्पोर्टेंट ये वाला है 5वां नंबर वाला, IMP में छोटा सा लिख देता हूँ, ठीक है ना, एक ऑक्सीटोसिन है ना, ये एक इम्पोर्टेंट है। इन दोनों का आप ध्यान में रखिए, हालांकि ये सब तो आगे आएगा ही फिर से। ठीक है, तो ये था आपका पहला वाला ग्रंथि। सर चलिए आगे देखते हैं थायराइड ग्रंथि। आपने सर बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपके बॉडी में ना, आप खाना खाते होंगे, आपने सुना होगा हम लोग ये जो आहार संतुलित आहार खाते हैं उसमें पोषक तत्व होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, वसा वगैरह होता है ना। तो उन सब चीज़ों के पाचन में सहायक देता है, खास करके किसके पाचन में? दिए कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। मैं इसका वाइट कलर कर लेता हूँ। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के पाचन में ये सहायक होता है। ये नहीं रहेगा तो इन तीनों का पाचन ही नहीं हो पाएगा सही से। अब जब पाचन ही नहीं होगा तो हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन 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 ये ग्रंथि कभी नहीं कोई हेल्प करेगा, ग्रंथि से हार्मोन निकलेगा। तो ये जो ग्रंथि है इससे निकलने वाला हार्मोन है थायरोक्सिन। तो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन क्या करेगा? ये कंट्रोल करेगा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के उपापचय क्रिया यानी पाचन के क्रियाओं में सहायक होगा। लेकिन गड़बड़ी क्या हो जाता है कि इस थायरोक्सिन को कंट्रोल करता है यानी संश्लेषित होने में मदद करता है कौन? यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ। इसको मदद करता आयोडीन। आयोडीन एक अधातु है, आप लोग जानते ही होंगे। और आयोडीन एक तत्व है, पदार्थ है जो इस थायरोक्सिन हार्मोन को निकलने में मदद करता है। अब वो हमको तो चाहिए आयोडीन इसको निकालने के लिए, लेकिन बॉडी में तो आयोडीन है नहीं, तो हम लोग ऊपर से आयोडीन खाते हैं। यदि बॉडी में आयोडीन का कमी हो जाए ना तो ये हार्मोन निकलना बंद हो जाएगा। अब हार्मोन बंद होगा तो ब्रेन बोलेगा कि अरे भाई थायराइड ग्रंथि तुम क्या कर रहा है, हार्मोन कम हो रहा है, खाना नहीं पच रहा है, जल्दी ज़्यादा निकालो। तो ग्रंथि सोचे, ग्रंथि बड़ा भोला है थायराइड, जानते हैं ये क्या करेगा? ये अपने आप को बड़ा करने लगेगा। ये कहाँ पाया जाता है? देखिए ये आपका वॉइस बॉक्स होता है ना, ये वाला जिसको लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स के जस्ट नीचे ये वाला जो देख रहे हैं ना बड़ा सा, यही हमारा ये ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि। ये क्या करेगा? अपने आकार को बड़ा करने लगेगा। सोचता है क्या हम बड़ा हो जाएंगे ना, मालिक को ज़्यादा ये थायरोक्सिन हार्मोन मिलेगा, मालिक का खाना पचेगा। लेकिन जब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो आपके गला के नीचे मांस है, एक तरह से मांस बढ़ जाएगा और आपका कुछ इस प्रकार से गला हो जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा होगा बहुत लोगों को घेंघा रोग। तो इसका भी रीजन यही है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है? थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करता है। थायरोक्सिन हार्मोन का मुख्य काम है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का पाचन है ना, इसके पाचन में सहायक। दूसरा काम होता है हड्डी और बाल, इसके वृद्धि पर नियंत्रित है। हमारे शरीर का जो हड्डी बढ़ेगा और हमारे शरीर पे त्वचा पे बाल निकलना, सर पे बाल निकलना या गुप्तांगों में बाल का निकलना, इन सब चीज़ों को बढ़ने में सहायक कौन करता है? तो ये हमारा थायराइड ग्रंथि मदद करता है। अब देखिए ये कम होगा तो क्या क्या घाटा लगेगा? थायरोक्सिन हार्मोन को संश्लेषित होने के लिए किस तत्व की आवश्यकता है? आयोडीन की आवश्यकता है। यदि आयोडीन कम हुआ तो इस हार्मोन का स्राव बहुत कम हो जाएगा। हार्मोन का स्राव कम हुआ तो हार्मोन बढ़ना चाहेगा, बढ़ने के चक्कर में थायराइड ग्रंथि को फुला देगा। थायराइड ग्रंथि का फूलना ग्वाइटर रोग, घेंघा रोग या गलकंड रोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, गलगंड नाम से जाना जाता है। हाँ यहाँ तो लिखे हुए हैं थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है ना, आयोडीन आवश्यक है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। कहाँ पाया जाता है? हमारे गले में लैरिंग्स के निचले भाग में पाया जाता है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो गले में लैरिंग्स के निकट पाया जाता है। कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के उपापचयी क्रिया में सहायक होना और शरीर के बाल और हड्डियों के वृद्धि में सहायता देना, ठीक है। चलिए इसके संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता है। क्या होगा यदि ये कम संश्लेषित होगा? तो थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण आयोडीन द्वारा होता है, किंतु जब आयोडीन की आवश्यकता हिसाब से आयोडीन नहीं मिल पाता है तो थायराइड ग्रंथि फूलने लगता है, जिससे अधिक हार्मोन निकल सके, जिससे गला फूल जाता है। इसे ही घेंघा रोग कहा जाता है। इसीलिए आप देखिएगा कि आपके टीचर बताते होंगे, देखो नुनू नमक खाते हो ना, आयोडीन युक्त नमक खाओ। आपने टीवी में भी ऐड देखा होगा,
टाटा नमक, देश का नमक, आयोडीन युक्त नमक, अन्नपूर्णा नमक, ये सब नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। अब देखिए कुछ लोग जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि 20 रुपये वाला नमक खा क्या करेंगे, 10 रुपये वाला नमक नमकीने लगता है। आपको सोचना चाहिए। देखिए गाय लोगों में ना ये समस्या बहुत कम होता है, ठीक है ना, उन लोगों का अलग सिस्टम रहता है, इसीलिए गाय को आप 10 रुपये वाला नमक खिलाते हैं, कोई दिक्कत, हालांकि नहीं खिलाना चाहिए, खैर खिलाते कोई दिक्कत नहीं हो सकता उससे, गाय को भी नमक खिलाया जाता है काम पड़ने पे। अब हम लोग क्या करते हैं आप बताइए, नमक एक दिन में ख़त्म होता है, एक महीना चलता है 1 किलो नमक। अब 1 किलो नमक 1 महीना जिसको खाएंगे, क्या उसमें 20 रुपये खर्च नहीं कर सकते हैं? 20 रुपये में अच्छा नमक आ जाता है 20-25 रुपये में। लेकिन नहीं, हम लोग क्या कम पढ़े लिखे रहते हैं, 10 रुपये वाला नमक खाते हैं, उन्हीं घर में देखिए घेंगा वाला बीमारी होने लगता है। इसीलिए कभी 10-5 रुपये वाले चीज़ों में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अब आज से 5 साल बाद कोई वीडियो देखे बोले सर 10 रुपये के लिए समझा रहे थे, हद है। तो आपको पूछा जाएगा कि एग्जाम में डॉक्टर या शिक्षक के द्वारा आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों दी जाती है? तो बताना है कि हमारे शरीर में थायराइड नाम की एक ग्रंथि होती है जो हमारे शरीर में खाद्य पदार्थ जैसे प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय क्रिया में संतुलन करता है। लेकिन इस हार्मोन, इस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन थायरोक्सिन है जो आयोडीन के द्वारा संश्लेषित होता है। जब हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो यह हार्मोन अधिक निकलने के चक्कर में थायराइड ग्रंथि फूल जाता है और हमें घेंघा रोग हो जाता है। इसीलिए आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। समझ में आया एकदम? बहुत बार क्वेश्चन ये आपके बोर्ड में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इस तरह का देखिए, ये जो है ना, ये मोटा सा जो देख रहे हैं यही है आपका थायराइड ग्रंथि। फूलने के बाद देखिए कैसा खतरनाक हो जाता है। सर काट के नहीं निकाल देंगे, काट के निकाल दोगे तो गड़बड़ी हो जाएगा, खाना पचेगा ही नहीं। ये ऐसा हाल हो जाएगा ना निकाल पाइएगा ना ख़त्म कर पाइएगा, छोटा नहीं कर पाइएगा इसको। इसका बीमारी का इलाज नहीं है, ऑपरेशन करके कुछ कुछ काट दिया जाता है लेकिन उससे घाटा ही होता है। इसीलिए इन सब चीज़ों से आप लोग बचिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर पाराथायरॉयड। देखिए वो जो थायराइड था ना, उसी के बीच में 2 मटर का दाना ऐसा दोनों साइड 2 पीस में पाया जाता है पाराथायरॉयड ग्रंथि। ये पाराथायरॉयड ग्रंथि क्या करेगा, इससे देखिए क्या थायराइड सॉरी माफ़ करना, मैं तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था इसीलिए वीडियो नहीं आ रहा था, ठीक है ना। यह जो थायराइड ग्रंथि है उसी के बीच में ना मटर के दाने के समान में यह ग्रंथि होता है। ये क्या करता है, शरीर में ना कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। आप जो कैल्शियम खाते हैं तो आपके शरीर को कैल्शियम, हर जैसे हमारे हड्डी को कैल्शियम चाहिए, हमारे बॉडी में बहुत सारे अंग को कैल्शियम चाहिए होता है अपने कार्यों को करने के लिए। उस कैल्शियम के मात्रा को नियंत्रित कौन करेगा? पाराथायरॉयड करेगा। ये आज तक शॉर्ट वर्ड में नहीं पूछा, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। पाराथायरॉयड ग्रंथि क्या करता है, तो हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। बहुत ईजी था, देख लीजिए कहाँ पाया जाता है। ये आपका थायरॉयड है और ये जो पीला पीला पाया जा रहा है ना, यही है पाराथायरॉयड। इसका एकदम HD क्वालिटी वाला पिक्चर वीडियो के लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप लोगों को पता ही है जो रेगुलर वीडियो देखते हैं। बाकी जिनको नहीं मिल पाता है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बजेगा तो ज़रूर मिलेगा, है ना। तो सर उसके लिए देखिए बहुत सारे डिस्क्रिप्शन खाली मिल जाता होगा, बहुत लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलता है सब्सक्राइब का। फिर वीडियो बहुत लोग देखते हैं, सब्सक्राइब कोई करते नहीं, सोचते सब्सक्राइब कर देंगे, अरे बाप रे कुछ हो जाएगा। तब भाई साहब फ्री में कोई आपको इतना कुछ दे रहा है कि लाल बटन दबाने में इतना संकोच, हमको ताजुब लगता है। 1-1 हज़ार 1200 व्यूज आता है, लाइक देखते हैं दिल टूट जाता है यार आप लोगों से। आप लोग कहते हैं सर रेगुलर वीडियो लाओ, लाइव वीडियो लाओ। सर भाई साहब आपके लिए बहुत मेहनत करके ऑफलाइन से टाइम निकालना पड़ता है। ऑफलाइन में आप समझ रहे होंगे, आप कभी ऑफलाइन टीचर को देखे होंगे जब बैच भरा हुआ रहता है, दिन भर 9 to 12 अकेला टीचर हर सब्जेक्ट को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी आपके लिए टाइम निकालते हैं, पर टाइम निकालने के बाद अंत में क्या मिलता है, ना तो कोई अच्छा सा पढ़ने लायक का कमेंट मिलता है, पढ़ के दिल को खुश कर लिया जाए, ना तो अच्छा सा लाइक मिलता है जिसको देख के अरे भाई बच्चा लाइक कर रहा है, चलो बच्चे को पसंद आ रहा है। लाइक नहीं होने का मतलब है कि आपको वीडियो पसंद नहीं आया। वीडियो पसंद नहीं है मतलब आपको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो फिर क्यों दे, लालू यादव के इस टाइम नहीं मांगे तो नहीं मिलेगा का बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं। एड्रीनल ग्रंथि, तीसरा वाला ग्रंथि, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रंथि है। आपके शरीर में गुस्सा, प्यार, डर, भय सबका कारण ये। सर वो हाइपोथैलेमस, मैंने बताया था हाइपोथैलेमस वो चीज़ है जो इस पर कंट्रोल करे, लेकिन निकलेगा हार्मोन। तो उस हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। एड्रीनल ग्रंथि, इसे सुप्रीनल ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। सुप्रीनल यानी सुपीरियर ग्रंथि, बड़का एकदम बाबू वाला ग्रंथि। सर बाबू वाला तो मास्टर ग्रंथि न हुआ, मास्टर ग्रंथि कंट्रोल सब पे करेगा बेटा, लेकिन ये ग्रंथि आपका काम नहीं करेगा ना तो आप इंसान नहीं होइएगा, कोमा वाला इंसान, कोई मतलब का नहीं, मतलब कि साधु, न दुख का भय, न डर, न मान, न अपमान, न मिट्टी को समझे सोना, ये वाला हाल हो जाएगा, बैठ के रोना, है ना। इसीलिए एड्रीनल ग्रंथि को समझो बच्चे, है ना। कहाँ पाया जाता है अपने शरीर में? हम लोगों ने किडनी पढ़ा था ना, किडनी 2 पीस में पाया जाता है। यकृत, तो यकृत थोड़ी कहते हैं किडनी को, वृक्क कहते हैं। नाम बड़ा हिंदी का अजीब सा है।
ये जो वृक्क है ना, इसी के ऊपर में मैंने वृक्क के ऊपर एक फोटो बनाया था, उसमें बताया था इसको हम लोग ग्रंथि कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि, एड्रिनल वाला। चलो अगले चैप्टर में बताएंगे, तो वो अगला चैप्टर यही है। तो ये कहाँ पाया जाता है, तो हमारे किडनी के ऊपरी भाग में पाया जाता है। ये आधा भाग किडनी के ऊपर रहता है, आधा भाग किडनी के अंदर रहता है। जो किडनी के ऊपर भाग रहता है उसको कार्टेक्स कहा जाता है, और जो अंदर वाला भाग रहता है इसको मेडुला कहा जाता है। ठीक है, अब इससे निकलने वाला हार्मोन हमारे शरीर में बहुत सारा इमीडिएट एक्शन को करता है, एकदम तुरंत जो काम होने लायक का काम है उसको करता है। इसीलिए इसको आपातकालीन हार्मोन का स्राव करने वाला ग्रंथि भी कहते हैं। ये आपातकालीन हार्मोन का स्राव करती है। कैसे सर? देखिए, इससे निकलने वाला हार्मोन कुछ इस तरीके से है। 3 है जो ऊपर वाले एड्रिनल से निकलेगा, जिसको हम लोग कार्टेक्स कहेंगे। इसके लास्ट में कार्टियाक्वाइड्स नाम आएगा, है ना, कार्टिक्वाइड्स। यहाँ भी देखिए, और सॉरी इस क्या हो रहा है यार, नीचे वाले भाग से मेडुला से 2 हार्मोन निकलेगा, एक एप्रिनेफ्रिन, एक होता है नॉरएप्रिनेफ्रिन। अब समझते हैं सबका काम क्या होता है। सबसे पहला आपका है ग्लूकोकार्टिक्वाइड्स। ग्लूकोकार्टिक्वाइड्स, अब देखिए इसके नाम में आ रहा है ग्लूको यानी ग्लूकोज, खाद्य पदार्थ वाले चीज को कार्टिक्वाइड्स है, यानी किसका, कार्टेक्स का भाग है, नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। तो ये क्या करता है, भोजन के पाचन यानी वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन पर नियंत्रण। सर वो तो थायराइड करता था, थायराइड यहाँ पे करता है, इससे जो बच जाता है वो नीचे में ये करता है। ठीक है, चलिए अगला है मिनरलोकार्टिक्वाइड्स। अब ऐसे मिनर से याद रखिएगा, यहाँ मिनरल लिखा हुआ है ना, मिनरलोकार्टिक्वाइड्स है ना। मिनरलो मतलब मिनरल्स यानी लवण, है ना। तो लवण को और जल को संतुलित करने वाला ये हार्मोन है। अगला हार्मोन है लिंग हार्मोन। लिंग हार्मोन क्या करेगा, तो ये लैंगिक लक्षण, जैसे हमारे लैंगिक अंग के पेशी में वृद्धि। जैसे आप लोग देखिएगा कि अभी जब बच्चे हैं आप लोग, तो आप लोग का शरीर बड़ा पतला पतला होता है, अंकल लोगों का शरीर देखिएगा मोटा फूला फूला सा होता है ना। उसी तरीके से बाल का आना, गुप्तांगों में बाल का आना, जैसे अभी जब बच्चे होते हैं तो कांख का बाल, दाढ़ी वाला, है ना, या कमर के नीचे वाला बाल, ये सब बाल नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये सब आने लगता है। उन सब को प्रेरित यही हार्मोन करता है। अगला होता है यौन आचरण का आना। देखिए बच्चे को कभी आप लोग सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में सोचते नहीं देखिएगा, लेकिन जैसे ही लोग बड़े होने लगते हैं, एडल्ट होने लगते हैं, जवानी चढ़ने लगता है, एक तरह से कहा जाए ना, जवानी क्या कहा जाता है जी, है ना, जब हम लोग किशोरावस्था की ओर जाने लगते हैं तो आपके मन में ना थॉट्स आते रहता है, अपोजिट लिंग के प्रति अट्रैक्ट होने लगते हैं। जैसे पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग के प्रति, स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग के प्रति, ये सब मन में चलने लगता है। तो ये भी जो मन में चल रहा है ना, ये अपने आप नहीं चलता, एक हार्मोन निकलता है पापी, ये हार्मोन ही ऐसा सब सोचवाता है, जानते, बड़ा खतरनाक हार्मोन है लिंग हार्मोन। ठीक है ना। अगला जो निकलता है मेडुला से वो 2 है, एक है एप्रिनेफ्रिन, एक है नॉरएप्रिनेफ्रिन। एप्रिनेफ्रिन जो है ना, इसको दूसरा नाम एड्रेनालिन के भी नाम से जाना जाता है। ये क्या करता है, आपको टेंशन, डर, गुस्सा, एकदम एक्साइटमेंट, इन सब के स्थिति में इसका स्राव होने लगता है। ठीक है, टेंशन है तो ये हार्मोन और टेंशन बढ़ाएगा, खुश है तो आपको बहुत ज़्यादा खुश कर देगा, और आपके ब्रेन में हैप्पी हार्मोन निकलने लगेगा। आप बहुत ज़्यादा दारू पीने के बाद हैप्पी हार्मोन निकलता है, लोग खुश हो जाता है ना। इसीलिए आप देखिएगा जब दुख होता है तो दुख और ज़्यादा लगने लगता है, टेंशन होता है टेंशन बढ़ ले जाता है। टेंशन के बारे में सोचोगे तो वो क्या होता है, उस समय ना ये एड्रेनालिन निकलने लगता है, और ये क्या करता है, उस चीज़ को और स्थिति में और बढ़ा देता है उसको, इसीलिए इसको आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। अगला नॉरएप्रिनेफ्रिन, ये आपके ब्लड प्रेशर को, हृदय के गति को, ब्लड में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है। शर्करा मात्रा को हालांकि कंट्रोल करना तो नहीं है, उस समय वृद्धि करने लगता है। जैसे कि आप जब देखिएगा, जब आप डर में रहिएगा आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, धड़कन का रेट बढ़ जाता है। टेंशन में रहिएगा बीपी लो और डाउन, अप और डाउन होने लगे। गुस्सा आता है तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। उस समय ये दोनों एक ही बार काम करता है। ठीक है ना। दोनों आपातकालीन स्थिति है, सब गुस्सा आना, क्या हमेशा गुस्सा आता है, इमरजेंसी में आता है ना, तो इमरजेंसी वाले केस वाला हार्मोन है ये, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आपातकालीन हार्मोन के भी नाम से जाना जाता है। क्या समझ में आया पूरा चीज़ आपको? कितना मज़ेदार सा चीज़ है। अब ये नहीं पढ़िएगा तो आप कब पढ़िएगा, कब समझिएगा, समझना ही मुश्किल है। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा लैंगरहैंस की द्वीपिका। एक साइंटिस्ट थे लैंगरहैंस, उन्होंने क्या देखा, अग्नाशय होता है ना, अग्नाशय के ऊपर उन्होंने छोटा छोटा बॉल, ऐसा बहुत सारा द्वीप लाई, मतलब कि ना द्वीप समझते हैं ना, पानी के बीच में छोटा छोटा सा जमीन का टुकड़ा द्वीप कहलाता है। वो द्वीप टाइप का उन्होंने छोटा छोटा बहुत सारा देखा उन्होंने, इसीलिए उसका नाम ही रख दिया अपने नाम पे, लैंगरहैंस की द्वीपिका। इसको लैंगरहैंस ने ढूंढा था।
क्या है, तो ये अग्नाशय पर स्थित ग्रंथि होता है जो समूह में छोटे छोटे ग्रुप में पाए जाते हैं। इससे निकलने वाला हार्मोन 1921 ईस्वी में बेंटिंग नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहली बार एक हार्मोन के बारे में दुनिया को बताया, इंसुलिन हार्मोन के बारे में। और ये इंसुलिन हार्मोन इतना इंपॉर्टेंट हार्मोन है, मैं आपको बताता हूँ। आप जब खाना खाते हैं आपके बॉडी में वो खाना ग्लूकोज के रूप में पचता है, पहला चैप्टर में देखे थे। फिर अगला चैप्टर में देखे थे वो परिवहन होता है रक्त के माध्यम से। और उसके अगला चैप्टर में देखे थे कि हमारा जो ब्लड है ना, ये छकाते रहता है किडनी में आके, इससे ग्लूकोज वगैरह हमारे ब्लड में रह जाता है और बाकी खराब पदार्थ टॉयलेट के रूप में निकल जाता है। अब यहाँ पे गड़बड़ी हो जाता है। यदि इंसुलिन है सही मात्रा में तो ये आपके बॉडी पे ग्लूकोज के मात्रा को न बढ़ने देगा न घटने देगा, एकदम कंट्रोल में रखेगा। लेकिन यदि इंसुलिन घटने लगा तो आपके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ने लगेगा, जिसके वजह से जब हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हो रहा होगा तो फिल्ट्रेशन के दौरान क्या होगा, ग्लूकोज भी रिसाव हो करके वो पुनः अवशोषण होकर टॉयलेट बन के निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो आपके बॉडी से ग्लूकोज ही निकलने लगेगा टॉयलेट के रूप में। अब बहुत जल्दी टॉयलेट लगता है। इससे क्या होगा, आपके शरीर का ना पूरा का पूरा एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। आप जो खाइएगा आपके शरीर में नहीं लगेगा। और ब्लड में यदि ग्लूकोज ज़्यादा है तो कोई भी बीमारी जल्दी नहीं छूटेगा। गलती देखिए, शुगर वाले पेशेंट को कट लग जाएगा ना, 20 दिन में सूखता है वो, हम लोगों का 1-2 दिन में सूख जाता है। इसीलिए बड़ा उनका रख रखाव करना होता है। ठीक है ना? अभी समझते हैं इसको और बढ़िया से। इंसुलिन हार्मोन का स्राव कौन करता है? तो लैंगरहैंस की दीपिका कहते हैं। कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय में पाया जाता है। इससे 2 प्रकार का इंसुलिन हार्मोन और अगला 2 और हार्मोन निकलता है। एक है ग्लूकागोन, एक है सोमेटोस्टेटिन, है ना, सोमेटोस्टेटिन। तो इन लोगों का खैर ग्लूकागोन का तो अभी पढ़ेंगे, इसका कोई खास काम नहीं है। कार्य क्या है? तो रक्त में शर्करा यानी ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। ये नहीं रहेगा तो आपके बॉडी में ग्लूकोज कंट्रोल में नहीं रहेगा। अब ग्लूकोज कंट्रोल में नहीं रहेगा, देखिए क्या हो जाएगा। यदि इंसुलिन हार्मोन बढ़ने लगे तब भी प्रॉब्लम है, घट जाए तब भी प्रॉब्लम है। इंसुलिन बढ़ने लगेगा तो आपके शरीर में ना ग्लूकोज रहने ही नहीं देगा खून में, है ना। तो इससे क्या होगा, आपको बीमारी हो जाएगा जिसको हाइपोग्लाइसीमिया नाम की बीमारी से जाना जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया का बीमारी हो जाएगी। ये कब होता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा घटने लगती है। क्यों? क्योंकि आपका हार्मोन बढ़ गया है, ग्लूकोज बढ़ने ही नहीं दे रहा है, जिसके वजह से आपका रक्त में ग्लूकोज है ही नहीं। तो जब किडनी फिल्टर कर रहा होगा, जल्दी पानी फिल्टर करेगा और उस स्थिति में आपको बार पेशाब लगेगा और ऐसा लोग कमज़ोर पड़ जाता है। इंसुलिन के बढ़ने से घाटा, इंसुलिन कम हो जाए तब भी घाटा, आपको डायबिटीज़ का बीमारी हो जाएगा। डायबिटीज़ का बीमारी हो जाएगा। डायबिटीज़ यानी मधुमेह, जिसको चीनी का बीमारी कहते हैं। अब वो बीमारी हो जाएगा तो आपके शरीर में क्या होगा, ब्लड में ना शर्करा बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा। अब ब्लड में शुगर बढ़ा तो बतेबे किए कि जब किडनी फिल्टर कर रहा होगा ब्लड को, आपने उत्सर्जन पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा होगा फिर यहाँ पे समझने में दिक्कत हो रहा होगा। किडनी हमारा क्या करता है, टॉयलेट और ब्लड को अलग करता है, ग्लूकोज को हटा देता है, पानी वेस्ट को निकाल देता है। तो किडनी उस समय क्या करेगा, जब छांकने लगेगा ना, ग्लूकोज जब बहुत ज़्यादा खून में रहेगा, तो ग्लूकोज जब खून में बहुत ज़्यादा रहेगा तो वो ग्लूकोज को सही से छांक नहीं पाएगा और आपके टॉयलेट के साथ ग्लूकोज भी निकल जाएगा, जिसके वजह से आपका शरीर कमज़ोर होने लगेगा। यहाँ पे क्या लिए, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि मूत्र के साथ ग्लूकोज भी शरीर से बाहर निकल जाते हैं और शरीर कमज़ोर हो जाता है। इस स्थिति में इंसुलिन की सुई ली जाती है। यदि आपके बॉडी में इंसुलिन, हालांकि बच्चों में ये दिक्कत नहीं होता, इसीलिए कहा जाता है चीनी मीठा उठा कम खाओ, क्योंकि मीठा ज़्यादा खाओगे तो इंसुलिन खूब तेज़ी से आपका घटने लगेगा, अब फिर बुढ़ाने में दिक्कत देगा। इसीलिए कंट्रोल में ही खाया करिए, ज़रूरी नहीं दिन रात मीठा चॉकलेट ही या मीठा वाला चीज़ ही खाना है, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम क्या है कि यदि इंसुलिन घट गया आपके बॉडी में एट द एज ऑफ 60+ जब हो जाता है, शुगर का बीमारी होने ही लगता है। अब तो देखते हैं हर घर में डायबिटीज़ पेशेंट है। रीज़न क्या है? वही वाला रीज़न है, खाना में हम लोग कार्बोहाइड्रेट को अनियंत्रित मात्रा में देते जाते हैं, बुढ़ारी में दिक्कत होता है। इसीलिए देखिएगा फिल्म एक्टर सब जो होता है नाप के खाता है कार्बोहाइड्रेट सब, लेकिन बीमारी के पर मरता वही लोग है ज़्यादा। देखे होंगे हम तो बहुत सारा अभी हाल फिलहाल में देख रहे हैं, अच्छे एक्टर जो बेचारे निपट रहे हैं, हर बीमारी से जा रहा है। अब क्या रीज़न है भगवान जाने, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, खैर वो तो बात अलग की है, हम लोग डायबिटीज़ बीमारी समझ रहे हैं। डायबिटीज़ बीमारी होने का रीज़न बताएं कि बॉडी में इंसुलिन घट जाएगा, इंसुलिन घटेगा तो आपके रक्त में ग्लूकोज बढ़ जाएगा, ग्लूकोज बढ़ेगा, टॉयलेट के साथ ग्लूकोज भी निकल जाएगा, आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा। उस स्थिति में भी टॉयलेट बार आता है। इसीलिए डॉक्टर बोलता है भैया आप इनको इंसुलिन का सुई दिलवाइए, क्योंकि इंसुलिन बॉडी में नहीं रहा, इंसुलिन बॉडी में नहीं रहा, अलग से सुइया दिलवाइए। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि इंसुलिन की सुई का सलाह डॉक्टर क्यों देते हैं,
तो बोलेंगे कि हमारे शरीर में लैंगरहैंस की द्वीपिका पाई जाती है, जिससे निकलने वाला हार्मोन इंसुलिन है, जो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। किसी स्थिति में जब इंसुलिन का हमारा शरीर में इंसुलिन का स्राव घट जाता है तो रक्त में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाता है, जिसके दौरान पेशाब से रक्त के साथ मूत्र के साथ साथ पेशाब में ग्लूकोज भी निकल जाता है और इससे हमारा शरीर कमज़ोर होने लगता है, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता घटने लगती है और ऐसे लोग धीरे धीरे बीपी के बीमार, टेंशन के बीमारी में, हार्ट अटैक वाला प्रॉब्लम में ग्रसित होने लगते हैं। इसीलिए इंसुलिन का सुई डॉक्टर लगा, हालांकि हार्ट अटैक सब वाले बात को लिखना नहीं है, बस उतना लिख देना, इसीलिए इंसुलिन के सुई का सलाह डॉक्टर देते हैं। चलो ये भी खत्म हो गया। अगला आ गया लास्ट ग्रंथि यानी जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि हम लोगों के शरीर में, यहाँ समझिए, ये फीमेल बॉडी का, ये मेल बॉडी का। महिलाओं में यहाँ पे एक जोड़ी में पाया जाता है अंडाशय। अंडाशय क्या होता है? बहुत सारे अंडाओं का ग्रुप होता है जो महिलाओं के बॉडी में बचपन से ही पाया जाता है। जब वह 12-13 साल की होती है उससे एक एक अंडाणु हर महीने एक अंडाणु निकलता है और वो बाद में बाहर निकल जाता है शरीर से। यदि उसी अंडाणु में मेल बॉडी का स्पर्म चला जाता है तो वो बच्चे का निर्माण करता है। तो ये अंडाणु निकलना बहुत ज़रूरी है। यदि अंडाणु नहीं निकलेगा तो इंसान बच्चा पैदा ही नहीं कर पाएगा, तब यहीं पे इंसान ख़त्म हो जाएगा। तो इससे ना ये अंडाणु से ये अंड कोशिका को निकलना जरूरी होता है। इसको निकलने वाला हार्मोन यही जनन हार्मोन है। और उसी तरह से मेल में 2 पीस में टेस्टिस पाया जाता है जिसको वृषण कहते हैं, ठीक है ना। अंडकोश के भी नाम से इसको जाना जाता है। शरीर के बाहर होता है। ये क्यों होता है? जनन चैप्टर में फुल डिटेल में जनन में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। देखिए, जब भी बायोलॉजी का कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, कोई टीचर पढ़ाए कुछ भी, बोले ऐसा हंसी आ जाता है। भाई हंसी अपने शरीर के बारे में पढ़ने में हंसी आएगा, ज़िंदगी में जानोगे कब? मम्मी पापा नहीं बताते हैं ये सब चीज़। आपके कोई स्कूल वाले टीचर तो कितना बताते हैं आपको भी पता है। इसलिए चीज़ों को या कभी बता रहे होते समझना होता है उस चीज़ों को। पहले हम लोगों के सिलेबस में वैदिक युग में अच्छा सा पार्ट्स होता था ये सिलेबस का, लेकिन अब सिलेबस से हटा दिया। कुछ है भी तो टीचर पढ़ाते ही नहीं, बच्चा जानेगा कब? गलत डिसीजन लेता है इसी वजह से। इसीलिए जनन चैप्टर हम लोग फुल डिटेल में पढ़ेंगे। चैप्टर पढ़ने वक्त आप डॉक्टर की तरह सोचो, हंसी वसी गया तेल लेने। आपको सीखना है, ज़िंदगी जीना है आपको। भाई आपका पूरा ज़िंदगी आपका 70 साल वेट कर रहा है, तो उस चीज़ को जीने के लिए आपको पता होना चाहिए आपके बॉडी के बारे में, ठीक है ना। 10th सही से पढ़ लेते हैं ना, सच बताते हैं, आप बॉडी के बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं 9th 10th पढ़ने के बाद। चलिए, वृषण क्या होता है? जिस तरह से महिलाओं से अंडाणु कोशिका निकलने लगता है हर महीने में एक एक, उसी तरह से पुरुष में वृषण में पाया जाता है शुक्राणु कोशिका, ठीक है ना। शुक्राणु कोशिका ही आगे चल के बच्चा में कन्वर्ट हो जाता है, बेबी बनता है और उस बेबी को रखता है ये अंडाणु, ठीक है। अंडाणु शुक्राणु मिल के ही बच्चे का निर्माण करता है। तो इस समय इससे निकलने के लिए, शुक्राणु को निकलने के लिए एक हार्मोन चाहिए होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहता है, क्योंकि ये टेस्टिस से निकलता है। इस हार्मोन को ही हम लोग जनन हार्मोन कहते हैं। तो जनन हार्मोन हम लोगों का जनन कोशिका का निर्माण करता है। जनन कोशिका मतलब महिलाओं में है तो अंडाणु और पुरुष में है तो शुक्राणु, है ना, शुक्राणु। ये अगले चैप्टर में फुल डिटेल में हालांकि पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। नर में ये ग्रंथि जो है उसका नाम वृषण है, मादा में जो ग्रंथि है इसका नाम अंडाशय है। ये अंडाशय है, ये वृषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वृषण से स्रावित होने वाला यानी ये मेल हार्मोन के बारे में बात हो रहा है, नर हार्मोन के बारे में बात हो रहा है। देखिए, इससे 2 हार्मोन मुख्य रूप से निकलता है, एक टेस्टोस्टेरोन, एक एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? तो शुक्राणु कोशिका को उत्पन्न करता है, ठीक है ना, जनन कोशिका को उत्तेजित करता है, निकलने में मदद करता है। जबकि एंड्रोजन क्या होता है? ये यौवना आरंभ यानी प्यूबर्टी एज, जिसको हिंदी में ऐसा कह सकते हैं जवानी चढ़ना। जब हम लोग बच्चा से बड़े हो रहे होते हैं, वयस्क बन रहे होते हैं, इस समय ना ये हमारे शरीर में बहुत सारा परिवर्तन आता है। जैसे आवाज़ का भारी हो जाना, दाढ़ी का निकलना, कांख में बाल का निकलना, महिलाओं में स्तन का बढ़ जाना, कमर के नीचे का हिस्सा का चौड़ा हो जाना, इन सब चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। लेकिन सर ये तो हम लोगों वाला हार्मोन है, तो यह आप लोगों का हार्मोन है एंड्रोजन, महिला लोग स्त्रीजन है तो इसीलिए एस्ट्रोजन है। अभी समझाते हैं वहाँ पे। तो ये क्या करता है? ये यौवना आरंभ यानी ये हमारे शरीर के द्वितीयक लक्षण को दर्शाता है। प्राथमिक लक्षण यानी हाथ गोड़ बढ़ रहा है, ये सब प्राथमिक लक्षण। द्वितीयक लक्षण यानी जब किशोरावस्था के दौरान अपने शरीर में परिवर्तन आता है। 8th क्लास में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा। चलिए, तो टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन ये दोनों मिल के बॉयज़ के शरीर में, लड़कों के शरीर में जनन वाला सारा काम करता है,
ठीक है ना, जिसमें जनन कोशिका को उत्पन्न करना, जनन के लिए प्रेरित करना या शरीर में परिवर्तन लाना होता है। ठीक है, इसी तरह से महिलाओं में भी निकलने वाला हार्मोन है, एक एस्ट्रोजन है, हम लोगों में एंड्रोजन। याद कैसे रहेगा, एंड्रोजन एस्ट्रोजन, बच्चा कंफ्यूज होता है। टेस्टोस्टेरोन तो नाम याद रही जाएगा। अब देखिए, लड़का लोगों का नाम भी बहुत बड़ा बड़ा होता है। जैसे आप लोग हिंदी में एक राइटर होंगे, उनका नाम है सचितानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, कितना बड़ा नाम है। लेकिन महिलाओं लोगों का नाम बहुत छोटा छोटा होता है, पिंकी, स्वीटी, मिट्ठी, छोटा छोटा नाम होता है ना, काजल। बहुत सारी लड़की कमेंट भी करती है, नाम बेचारी सबका है। प्रीति एक लड़की है, वो बेचारी कमेंट बहुत ज़्यादा करती है। इन लोगों का नाम देखिए छोटा छोटा होता है। लड़का का नाम मनोरंजन, इतना बड़ा नाम, इसीलिए लड़का का नाम भी बड़ा, हार्मोन का नाम भी बड़ा। ऐसे या तो ऐसे लड़की का नाम थोड़े छोटा ही होता है ना। संस्कृत में देखिए विजय भट्टारिका, कितना बड़ा बड़ा नाम है। तो नाम तो है लड़कियों का भी बड़ा, लेकिन आपको ध्यान में रखने के लिए ट्रिक हो गया। एंड्रोजन पुरुष वाला होगा एंड्रोजन, स्त्री वाला होगा एस्ट्रोजन, स्त्री से एस्ट्रोजन, ऐसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये शरीर में द्वितीयक लक्षण, जैसे मैंने बताया, लड़कों में दाढ़ी का बढ़ना, बाल आवाज़ का भारी होना, गुप्त अंगों में बाल का आना, वो एंड्रोजन निर्धारित करता है। उसी तरह महिलाओं में वो एस्ट्रोजन करता है। ठीक है, अगला एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। हम लोगों में टेस्टोस्टेरोन, नर में टेस्टोस्टेरोन, मादाओं में प्रोजेस्टेरॉन, है ना। ठीक है ना, महिला लोग पॉजिटिव सोचती है, इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन। खुश हो गए ना लड़की लोग रे। ठीक है ना, प्रोजेस्टेरॉन ये क्या करता है, ये दो काम करता है मुख्य मुख्य। पहला काम करता है गर्भाशय के आंतरिक भित्ति का निर्माण करना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए ऐसे बनाते हैं, देखिए ये होता है गर्भाशय, यहीं पे बच्चा आगे चल के विकसित होता है। यहाँ से अंडाशय से एक अंडाणु कोशिका यहाँ आता है, जहाँ पे जब स्पर्म मिलता है, शुक्राणु मिलता है, तो एक बच्चे का निर्माण होता है। बच्चा यहाँ पे वृद्धि करता है। वृद्धि करने के लिए यहाँ पे एक परत बनना जरूरी है, जिस पैकेट में बच्चा रहेगा। उस पैकेट के निर्माण में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो गर्भाशय के आंतरिक भित्ति का निर्माण करता है ये। अगला, ये हर मंथ होता है, हर मंथ टूटता है लड़कियों में, ये समझेंगे। इसी को हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल या पीरियोडिक साइकिल भी कहते हैं, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला, दुग्ध ग्रंथि को उत्तेजित करना। फीमेल में जब देखता है कि इसमें बच्चा बनने लगा है, तो उसी समय माँ के शरीर में ऐसा होता है कि दुग्ध ग्रंथियों से दूध का स्राव होने लगता है ना। आप देखिएगा, जब माँ बन जाती है उनको दूध आने लगता है ताकि बच्चा पी सके। तो दुग्ध ग्रंथियों में दूध का जो उत्पादन होगा, उसके लिए भी उत्तेजन कौन करेगा, दूध को, ये प्रोजेस्टेरॉन करता है। और तीसरा, जनन क्रिया पर नियंत्रण, यानी सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए शरीर को क्या कर देना, उस तरह से उत्तेजित करना, उस चीज़ में ये मदद करता है। अगला रिलैक्सिन हार्मोन होता है, जो हार्मोन सिर्फ महिलाओं में ही है। आपको पता है, आप एक लड़का पूरे ज़िंदगी में जितना दर्द सह सकता है ना, एक लड़की एक क्षण में उतना दर्द सहती है। बड़ा लॉजिकल बात है ये, कि एक लड़का पूरे ज़िंदगी में जितना दर्द सहेगा, आप गोली मार दीजिए, 10 गोली एक साथ मारिए, कितना दर्द करेगा। वो दर्द कुछ नहीं होता है महिलाओं के एक क्षण के दर्द के समय में, जिस समय बच्चा शरीर से बाहर आ रहा होता है। इतना दर्द होता है, वो दर्द 20 लड़का मिलके भी नहीं सह सकता, मर जाएगा। तो सर लड़की लोग क्यों नहीं मरती है? भगवान ने उनको एक स्पेशल पावर दे के भेजा है, उस पावर का नाम है रिलैक्सिन हार्मोन। ये क्या करता है, जब बच्चा डिलीवरी हो रहा होता है, शरीर से बाहर निकल रहा होता है, उस समय इस हार्मोन का स्राव होता है और वो गर्भाशय की दीवार को बड़ा फैला देता है ताकि बच्चा आसानी से निकल सके, और दर्द को कम कर देता है। ठीक है ना, गर्भाशय के संकुचन को रोकता है ताकि बच्चा को दबा नहीं और निकलने में दिक्कत नहीं हो जाए। इस तरीके से वो फैल जाता है और उससे बच्चा आगे बाहर निकलता है। दूसरा काम क्या करता है, संतान के जन्म के समय योनि मार्ग को फैलाने में सहायता, योनि मार्ग यानी जिससे बच्चा बाहर आता है उसको फैलाने में मदद करता है और दर्द को कम करता है। ठीक है ना, इसीलिए ये हार्मोन फीमेल्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो रिलैक्सिन हार्मोन रिलैक्स करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए हेल्प में आता है। तो क्या आपको पूरा हार्मोन समझ में आया? अरे पूरा चैप्टर समझ में आया आपको? कि अब भी कोई पॉइंट में डाउट है? इसमें बहुत सारा चीज़ बचा है, हमको पता है। वो अगले चैप्टर, जनन चैप्टर जब पढ़ाएंगे, दोनों मिक्स करके फिर से पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे थोड़ा जब वो बात समझ जाइएगा तब इसको समझाना आसान हो जाएगा। क्या बच्चों आपको समझ में आया? समझ में आया तो आप इस वीडियो को कम से कम अपने 10 दोस्तों को ज़रूर सेंड करेंगे, नहीं तो फिर आपकी हमारी बात नहीं होगी। ठीक, बहुत जल्द फिजिक्स का तीसरा चैप्टर आ रहा है ना। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और कमेंट में आपको बताना है आपातकालीन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा निकलता है, ठीक है ना। अगला वीडियो पसंद आया ना, पहले आपको ये लिखना है सर बहुत अच्छा वीडियो था, या सर अच्छा नहीं लगा वीडियो, जो है ईमानदारी से आपको लिख देना है, तभी मैं अगला वीडियो लाऊंगा। मैं वेट करता हूँ
बहुत जल्द मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।